नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स में सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा ने अपने ही पैरों पर मार ली है कुल्हाड़ी। गुजरात में चुनाव में होने वाला है भाजपा को बड़ा झटका। अपने नेता, दिग्गज नेताओं के टिकट काट दिए हैं भाजपा ने, जिसके बाद भाजपा के लिए बज गई है खतरे की घंटी। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि गुजरात चुनाव को लेकर बढ़ गई है शराब की तस्करी। बॉर्डर पर 10 लाख की अवैध शराब को कर लिया गया है जब्त। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि जवाब दाखिल करें नहीं तो 1 लाख का भरे जुर्माना। मोरबी हादसे पर गुजरात हाईकोर्ट ने लगाई फटकार। चौथी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि गुजरात चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी गायब, बीजेपी पर किडनैप करने का लगा आरोप। और पांचवी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका। बीजेपी के कई नेताओं ने छोड़ दी पार्टी और इस पार्टी में हुए शामिल। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि गुजरात में इस बार बदल रही है सरकार, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी ने लाइन लगाकर काटे दिग्गज नेताओं के टिकट, तो सर्वे में जनता ने बजा दी भाजपा की घंटी। जी हाँ दोस्तों, भाजपा के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। गुजरात में चुनाव का बिगुल बज चुका है और चुनाव आयोग ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है और राज्य में 1 और 5 दिसंबर को 2 चरणों में मतदान होगा। और चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद से गुजरात में तमाम पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और गुजरात में आम आदमी पार्टी ने अपने सीएम उम्मीदवार की घोषणा करते हुए ईशुदान गढ़वी के नाम का ऐलान किया है। तो वहीं अमित शाह ने कहा है कि गुजरात में वर्तमान सीएम भूपेंद्र पटेल ही बीजेपी का सीएम चेहरा होंगे। और दोस्तों, आपको बता दें कि चुनाव से पहले गुजरात की जनता का मूड जानने की एक सर्वे में कोशिश की गई है और इस ओपिनियन पोल में सवाल किया गया कि जिस प्रकार से गुजरात में दिग्गज नेताओं के टिकट काटे गए हैं, इससे भाजपा को फायदा होगा कि नुकसान। और दोस्तों, इसके नतीजे ये आए हैं कि 50% लोग ऐसा मानते हैं कि इससे भाजपा को नुकसान होने जा रहा है और भाजपा चुनाव हारने जा रही है। और वहीं 10% लोग कहते हैं कि इससे भाजपा को कोई असर नहीं पड़ेगा। और दोस्तों, 40% लोगों का ये भी मानना है कि जिनका टिकट काट दिया गया है उससे भाजपा को फायदा होगा। तो क्या दोस्तों, आपको भी ऐसा लगता है कि जिनका टिकट काट दिया गया है उन नेताओं की वजह से भाजपा को अब नुकसान होने जा रहा है और भाजपा चुनाव हार रही है? तो कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गुजरात चुनाव को लेकर बढ़ गई शराब तस्करी। बॉर्डर पर 10 लाख की अवैध शराब कर ली गई है जब्त। जी दोस्तों, गुजरात प्रदेश में चुनाव को लेकर हरियाणा और राजस्थान से शराब की तस्करी बढ़ गई है। राजस्थान गुजरात बॉर्डर पर आए दिन शराब से भरे वाहन जब्त किए जा रहे हैं और हरियाणा से शराब से भरी वाहन जयपुर, अजमेर व सिरोही होते हुए गुजरात में प्रवेश करती है। और ऐसे में सिरोही जिले में बॉर्डर पर तैनात पुलिस की जांच में आए दिन शराब की खेप पकड़ी जा रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जवाब दाखिल करो वरना 1 लाख का भरो जुर्माना। मोरबी हादसे पर गुजरात हाईकोर्ट ने लगा दी फटकार। जी हाँ दोस्तों, गुजरात हाईकोर्ट ने बुधवार को मोरबी नगर पालिका को पुल के ढहने के संबंध में दायर एक जनहित याचिका के प्रति अनौपचारिक दृष्टिकोण के लिए कड़ी फटकार लगाई है। बता दें कि 30 अक्टूबर को मोरबी में पुल गिरने की वजह से 130 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एजे की फर्स्ट डिवीज़न ने अदालत की विशेष सुनवाई के बावजूद जवाब दाखिल नहीं करने के लिए मोरबी नगर पालिका की खिंचाई की है। बेंच ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले को लापरवाही से ना लें। नगर पालिका को आज शाम 4:30 बजे से पहले जवाब दाखिल करने के लिए कहा जाता है या 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। पुल गिरने के मामले में कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। हालांकि कोर्ट ने मोरबी नगर पालिका को 7 नवंबर को नोटिस जारी कर 14 नवंबर तक जवाब मांगा था, लेकिन यह विफल रहा। और 15 नवंबर को अदालत ने नगर निकाय को एक और दिन दिया, लेकिन वो फिर से जवाब फाइल दाखिल करने में फेल हो गई। और इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट ने मोरबी पुल हादसे पर स्वतः संज्ञान लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से पूछा कि बिना कॉन्ट्रैक्ट, बिना निविदा निकाले संचालन और रखरखाव का ठेका क्यों दिया गया। और दोस्तों, इसी के साथ फटकार लगाते हुए हाईकोर्ट ने कहा था कि नगर पालिका को ज़्यादा होशियारी करने की जरूरत नहीं है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। गुजरात चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी प्रत्याशी हो गए गायब, बीजेपी पर लगा किडनैपिंग करने का आरोप। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें गुजरात में होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले सियासी उठापटक बेहद तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर बेहद संगीन आरोप लगाए हैं। आम आदमी पार्टी का दावा है कि बीजेपी के लोगों ने उनके पार्टी के एक उम्मीदवार को किडनैप कर लिया है। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सूरत ईस्ट के आम आदमी पार्टी उम्मीदवार
कंचन जारीवाला को भाजपा के गुंडों ने किडनैप कर लिया है और सुबह से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार भाजपा की कस्टडी में है। भाजपा इतना घबरा गई है कि आम आदमी उम्मीदवार का अपहरण कर रही है और ये लोकतंत्र की हत्या है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा घबरा गई है और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों का अपहरण कर रही है? कमेंट में अपनी राय जरूर पहुंचाइए। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी को बिहार में लगा बड़ा झटका। बीजेपी के कई नेताओं ने छोड़ा साथ और आरजेडी में हो गए शामिल। जी हां दोस्तों, बिहार के पूर्वी चंपारण में भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा है। बुधवार को संगठन जिला ढाका के मंडल पताही के सैकड़ों नेताओं ने बीजेपी को पार्टी छोड़कर यहां पर आरजेडी का दामन थाम लिया है और बीजेपी मंडल अध्यक्ष अशोक कुमार चौहान, उपाध्यक्ष रमेश्वर ठाकुर समेत कई सारे नेताओं ने आरजेडी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। कहा जा रहा है कि अशोक कुमार चौहान 1990 से अब तक बीजेपी के साथ बने रहे, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधियों के शोषण से तंग आकर बुधवार को आरजेडी के जिला कार्यालय में जाकर उन्होंने सदस्यता ले ली। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एमसीडी चुनाव में बीजेपी के लिए सिरदर्द बने बागी नेता। 2 दर्जन से ज्यादा वार्डों में समीकरण बिगाड़ने की है इनकी तैयारी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि नगर निगम दिल्ली चुनाव में बीजेपी की सबसे ज्यादा सिरदर्दी बागियों ने बढ़ा रखी है। हालांकि बीजेपी बागियों को मनाने में जुटी है, लेकिन 2 दर्जन से ज्यादा वार्डों में बीजेपी के बागी चुनावी समीकरण बिगाड़ने के लिए मैदान में उतरे हैं और बताया जा रहा है कि वो बीजेपी के टिकट बांटने की प्रक्रिया से नाराज हैं और नगर निगम चुनाव के मद्देनजर बीजेपी दूसरी पार्टी के नेताओं को भी शामिल कर रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जो कि मौसम विभाग से आ रही है। भारी बारिश की होने वाली है वापसी। मौसम विभाग ने इसको लेकर जारी कर दी है चेतावनी। जी हां दोस्तों, यहाँ पर देश भर का मौसम बहुत तेजी से बदल रहा है। उत्तर भारत में जहां बर्फबारी की वजह से ठंडक बढ़ रही है, तो वहीं दक्षिण के राज्यों में जमकर बरसात हो रही है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में अगले 4 दिनों तक बारिश की गतिविधि कम होने की संभावना जताई है और इसके बाद भारी बारिश फिर से शुरू होगी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी और उससे लगे हुए अंडमान सागर के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बन सकता है और इसके चलते अगले 4 दिनों के दौरान दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में बारिश की गतिविधि कम हो सकती है, लेकिन उसके बाद भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान तमिलनाडु और अंडमान व निकोबार में भारी से बहुत भारी बारिश देखने को मिली है। अंडमान और निकोबार में 8 सेंटीमीटर तक बारिश हुई है और जबकि तमिलनाडु के कई इलाकों में 7 सेंटीमीटर तक बारिश देखने को मिली है। मौसम विभाग के अनुसार अंडमान और निकोबार में 16 व 17 नवंबर को भारी बारिश देखने को मिलेगी और इसके बाद 20 नवंबर से तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में बहुत भारी बारिश की वापसी होने जा रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2023 के सम्मेलन को लोकसभा चुनाव में भुनाएंगे दुनिया के सबसे बड़े इवेंट मैनेजर। G20 पर कांग्रेस का पीएम मोदी पर निशाना। जी हां दोस्तों, भारत को G20 की अध्यक्षता सौंपे जाने के बीच कांग्रेस ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि 2023 में समूह के शिखर सम्मेलन के दौरान दुनिया के सबसे बड़े इवेंट मैनेजर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसे लोकसभा चुनाव में भुनाया जाएगा। बाली में 2 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन के अंत में भारत को प्रभावशाली गुट की अध्यक्षता सौंपी गई है, जिसकी मेजबानी इस बार इंडोनेशिया ने की थी। भारत आधिकारिक रूप से 1 दिसंबर से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा और राष्ट्र अध्यक्षों सरकारों के स्तर पर अगली G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आप हमारे साथ हैं, मैं सबको एक एक करके देख लूंगा। लोगों से बोले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को एक कार्यक्रम के दौरान अपने विरोधियों को निशाने पर लिया और इस दौरान उन्होंने केंद्र पर भी निशाना साधा। झारखंड के मुख्यमंत्री ने लोगों से कहा कि आपको तय करना है कि षड्यंत्रकारी यहां शासन करेंगे या फिर आदिवासी यहां शासन करेंगे। हेमंत सोरेन ने विरोधियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो हमें उखाड़ फेंकने के लगातार प्रयास कर रहे हैं, ये जानते हुए कि अगर मैं 5 साल रहा तो आदिवासियों को इतना मजबूत कर दूंगा कि बाहर से आने वालों को बाहर कर दिया जाएगा। आप मेरे साथ खड़े हैं और उन सभी को एक एक करके मैं देख लूंगा। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि हेमंत सोरेन लगातार अपने विरोधियों पर हमलावर है और इस वक्त धन शोधन के मामले में घिरे हुए हैं। प्रवर्तन निदेशालय झारखंड में कथित अवैध खनन से जुड़े एक धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए 17 नवंबर को पेश होने से संबंधित समन में बदलाव करके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अनुरोध पर राजी नहीं हुआ है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। देवेंद्र फडणवीस और संजय राउत फिर आमने सामने। महाराष्ट्र डिप्टी सीएम पर ये बोले
बोले शिवसेना सांसद। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना नेताओं के बीच खींचतान फिर से बढ़ने लगी है और इस बार डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना नेता संजय राउत आमने सामने हैं। दोनों के बीच जुबानी भिड़ंत देवेंद्र फडणवीस के एक बयान को लेकर हुई है। असल में देवेंद्र फडणवीस ने एक दिन पहले कहा था कि उन्होंने उन सभी लोगों से बदला ले लिया जिन्होंने उन्हें धोखा दिया था, और इसका जवाब देते हुए उद्धव बाला साहेब ठाकरे के प्रमुख प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि ये महाराष्ट्र का कल्चर नहीं है। साथ ही संजय राउत ने यह भी कहा कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि फडणवीस के कद के आदमी ने सत्ता के लिए खुद को नीचे गिरा लिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। में अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी शिंदे सरकार, बीच में ही गिर सकती है सरकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि महाविकास आघाड़ी, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने मंगलवार को महाराष्ट्र में अगले 6 महीने के भीतर मध्यावधि चुनाव की संभावना की भविष्यवाणी की है। एनसीपी सांसद सुनील तटकरे और इसी के साथ शिवसेना के सांसद संजय राउत और विनायक राउत ने राज्य में अस्थिर राजनीतिक स्थिति को देखते हुए जल्द चुनाव की संभावना व्यक्त की है। संजय राउत ने कहा कि राज्य में बाला साहेब जी, शिवसेना और बीजेपी द्वारा प्रतिशोध की राजनीति की जा रही है और इससे राजनीतिक माहौल खराब हो गया है। संजय राउत ने कहा कि चारों ओर अविश्वास है और प्रदेश में बदले की राजनीति की जा रही है और ये राज्य की राजनीतिक संस्कृति और परंपरा के खिलाफ है और लंबे समय तक नहीं चल सकती। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की बन रही है सरकार, वायरल वीडियो ने उड़ा दी भाजपा की नींद। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड 75.6% मतदान हुआ। लोगों ने बीते शनिवार को राज्य में नई सरकार चुनने के लिए मतदान किया और चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर 2022 को घोषित किए जाएंगे। और इस बीच आपको बता दें कि एक जनमत सर्वेक्षण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लोगों ने दावा किया है कि ओपिनियन पोल ने इस चुनाव में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने की भविष्यवाणी कर दी है। वायरल वीडियो में कांग्रेस को 68 में से 45 सीटें मिलती दिख रही हैं और वहीं सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को महज 22 सीटें जीतने का ही अनुमान है और जबकि बाकी सीटें अन्य और आम आदमी पार्टी को मिल सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है इंटरनेट पर और उसने यहाँ पर बीजेपी की नींद उड़ा दी है। आपको क्या कुछ लगता है किसकी बनेगी सरकार? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी को महंगा पड़ा विधायकों को खरीदना, टीआरएस विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में भाजपा को झटका। जी हां दोस्तों, यहाँ पर तेलंगाना हाईकोर्ट ने मंगलवार को टीआरएस विधायकों की खरीद फरोख्त मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग वाली बीजेपी की याचिका को खारिज कर दिया है। हालांकि हाईकोर्ट ने मामले की जांच कर रहे तेलंगाना पुलिस के विशेष जांच दल को स्वतंत्र बना दिया है। साथ ही कोर्ट ने फैसले में कहा कि एक एकल न्यायाधीश सत्तारूढ़ टीआरएस के 4 विधायकों को बीजेपी के पाले में लाने के लिए बीजेपी के 3 कथित एजेंटों की गिरफ्तारी से संबंधित मामले की जांच की वो निगरानी करेंगे। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति उज्जवल भुयान की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने हैदराबाद के पुलिस आयुक्त सीवी आनंद की अध्यक्षता वाली एसआईटी को निर्देश दिया है कि वो राज्य और उसके आकाओं को मामले की प्रगति के बारे में जानकारी न दें। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गुजरात हाईकोर्ट ने मोरबी नगर पालिका को लगाया लताड़, कहा होशियारी दिखाने की कोई जरूरत नहीं। जी दोस्तों, गुजरात के मोरबी जिले में पिछले दिनों पुल गिरने से 135 लोगों की जान चली गई थी। गुजरात हाईकोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका पर सुनवाई की और गुजरात हाईकोर्ट ने मोरबी नगर पालिका की जमकर लताड़ लगाई और कोर्ट ने कहा कि मोरबी नगर पालिका को होशियारी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। और साथ ही कोर्ट ने 30 अक्टूबर को ढह गए 150 साल पुराने पुल के रखरखाव के लिए दिए गए ठेके पर भी सवाल उठाया। कोर्ट की पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि नोटिस के बावजूद नगर पालिका का प्रतिनिधित्व आज किसी अधिकारी ने नहीं किया और वो इस मामले में बहुत ही होशियारी से काम कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि कोर्ट ने सख्त लहजे में लताड़ लगाई है नगर पालिका को और कहा है कि ज्यादा होशियारी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पप्पू यादव ने पीएम मोदी के बहाने घेरा कर्नाटक की बीजेपी सरकार पर लगाया आरोप। बोले पीएम की रैली में आने के लिए लोगों को 500 रुपए का देने का वादा किया था लेकिन सिर्फ 100 रुपए देकर लोगों को ठग लिया। जी हाँ दोस्तों, पप्पू यादव ने पीएम मोदी को घेरते हुए भाजपा शासित कर्नाटक सरकार पर जबरदस्त हमला किया है। रैली में
लोगों को आने के लिए 500 रुपए देने का वादा किया गया था, लेकिन 100 रुपए देकर भेज दिया गया। और भाजपा सरकार में 40% कमीशन है, तो फिर पीएम की रैली में 80% कमीशन क्यों ऐंठा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जबरदस्त तरीके से तंज कसा पप्पू यादव ने। आपको याद होगा इससे पहले कर्नाटक में पे सीएम का पोस्टर लगा था और यह आरोप लगा हुआ है कर्नाटक की सरकार पर कि जब तक 40% कमीशन ना दिया जाए तब तक कोई काम वहां पर नहीं होता है। और इसी बीच अब यहाँ पर कहा गया है पप्पू यादव द्वारा कि भाई कर्नाटक में तो कमीशन का रेट मात्र 40% है, तो गरीबों से 80% कमीशन क्यों ले लिया गया। और जिन लोगों को 500 रुपए देकर के रैली में आने का वादा किया गया था उन्हें सिर्फ 100 रुपए देकर 400 रुपए का कमीशन क्यों मार लिया गया। तो दोस्तों, क्या आपको भी इन आरोपों में जान लगती है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी का आरएसएस बीजेपी पर हमला, बिरसा मुंडा की विचारधारा पर हमला करने का लगाया आरोप। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पिछले 70 दिनों से भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और राहुल की इस यात्रा मंगलवार को अपने 69वें दिन में प्रवेश कर गई। और दोस्तों, महाराष्ट्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने झारखंड के वीर शहीद भगवान बिरसा मुंडा को उनकी जयंती पर याद किया और श्रद्धा सुमन अर्पित की। और इस दौरान उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर बड़ा हमला किया। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हिंगोली में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी द्वारा बिरसा मुंडा की विचारधारा पर हमला किया जा रहा है। आदिवासी लोगों का नाम आदिवासी से वनवासी करने के पीछे भाजपा की गहरी रणनीति है। और राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी ने आदिवासी के कई अधिकारों को भी जब्त कर लिए हैं। राहुल गांधी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा हर रोज संविधान पर हमला करती है क्योंकि वो ये स्वीकार नहीं करना चाहती कि दलितों, आदिवासियों और गरीबों को अधिकार मिलने चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से आरएसएस में खौफ और इसीलिए मस्जिद में जाने लगे हैं मोहन भागवत। जी हां दोस्तों, राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने मंगलवार को दावा किया कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में जारी भारत जोड़ो यात्रा के असर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत को मदरसा और मस्जिद जाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। और कुछ ही दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी टोपी पहनना शुरू कर देंगे। दिग्विजय भारत जोड़ो यात्रा की आयोजन समिति के प्रमुख हैं और उन्होंने इंदौर में यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के बीच संवाददाताओं से कहा कि भाजपा इन दिनों आलोचना के लिए खासकर राहुल गांधी को इसलिए चुन रही है क्योंकि उनकी भारत जोड़ो यात्रा के 1 महीने के भीतर भागवत मदरसा और मस्जिद जाने लगे हैं और थोड़े ही दिन में मोदी भी टोपी पहनने लगेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जो कि उत्तर प्रदेश से आ रही है। मैनपुरी में सपा कार्यकर्ताओं की बैठक में अचानक पहुंच गए अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, मैनपुरी की किसनी में मंगलवार को क्षेत्र के कटरा सामान के सूरज सिंह इंटर कॉलेज में समाजवादी पार्टी की एक बैठक का आयोजन हो रहा था और दोपहर 1 बजे अचानक पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव वहां आ पहुंचे। अखिलेश यादव को यूं अपने बीच में देखकर कार्यकर्ता हैरान रह गए और इस दौरान अखिलेश यादव का कार्यकर्ताओं ने सम्मान किया। अखिलेश यादव ने इस दौरान डिम्पल यादव को जीत दिलाने की अपील की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2023 चुनाव के लिए बिछने लगी बिसात। अब कमलनाथ बोले बीजेपी के कई विधायक चाहते हैं कांग्रेस से टिकट। जी हां दोस्तों, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ कमलनाथ ने ये कहकर मध्य प्रदेश की राजनीति में धमाका कर दिया है कि बीजेपी के कई विधायक उनके संपर्क में हैं और 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस से टिकट की मांग कर रहे हैं। हालांकि कमलनाथ ने कहा कि भले ही बीजेपी के विधायक उनसे कांटेक्ट कर रहे हों, लेकिन टिकट वितरण का समय संगठन के लोगों को ही प्राथमिकता दी जाएगी। पीसीसी चीफ कमलनाथ बीते सोमवार को छिंदवाड़ा पहुंचे और उन्होंने कलेक्ट्रेट में दिशा की मीटिंग के दौरान पत्रकारों से बातचीत की और ऐसा बयान दिया जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। कमलनाथ ने कांग्रेस विधायक लखन सिंह के उस बयान की पुष्टि की जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी के बहुत सारे विधायक उनके संपर्क में हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। खड़गे, सोनिया गांधी समेत 40 नेता हैं इसमें शामिल। जी हां दोस्तों, गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के समेत 40 नेताओं के स्टार प्रचारक उनको बनाया गया और इस लिस्ट में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का भी नाम शामिल है। साथ ही अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और तारिक अनवर को भी इस लिस्ट में जगह मिली है। दोस्तों, कांग्रेस अभी तक अपने 142 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है और सोमवार को ही पार्टी की तरफ से 33 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई थी और 4 नवंबर को पार्टी ने पहली लिस्ट जारी की थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सचिन पायलट का बयान, बोले भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को मिलेगा लाभ। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने मंगलवार को कहा कि भारत
भारत जोड़ो यात्रा एक ऐतिहासिक आंदोलन है जिसका लाभ आने वाले दिनों में कांग्रेस को मिलेगा और दिसंबर के पहले सप्ताह में भारत जोड़ो यात्रा लावाड़ से राजस्थान में प्रवेश करेगी। और दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने टोंक में अपनी दौरे के दौरान संवाददाताओं से कहा कि भारत जोड़ो यात्रा ऐतिहासिक और बहुत सफल है। राहुल गांधी लोगों पर प्रभाव छोड़ रहे हैं और न केवल कांग्रेस समर्थक बल्कि आम लोग भी यात्रा को लेकर उत्साहित हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हमारा पैसा दो वरना सत्ता छोड़ दो, केंद्र सरकार पर भड़की पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बिरसा मुंडा जयंती के मौके पर उनकी एक प्रतिमा का अनावरण किया और बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना भी साधा। ममता बनर्जी ने ये तक कह दिया कि क्या विकास फंड लेने के लिए उन्हें पीएम के पैरों में गिरकर इसकी भीख मांगनी होगी। ममता बनर्जी ने यहाँ एमजी नरेगा फंड नहीं जारी होने का आरोप लगा रही है और उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार या तो उनका पैसा दे वरना सरकार छोड़ दे। सीएम ममता ने बंगाल के झाड़ग्राम इलाके में बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण किया था और इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने आदिवासी समुदाय के लोगों को संबोधित किया और यहाँ ममता बनर्जी पारंपरिक ढोल भी बजाते हुए दिखाई दी। कार्यक्रम में सीएम ममता ने कहा कि हमने कहा था कि आदिवासियों की जमीन कोई नहीं छीन सकता, हमने ऐसा होने भी नहीं दिया। और दोस्तों आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने आगे कहा कि कुछ लोग दिल्ली को लिखते हैं बंगाल सरकार को विकास के लिए फंड ना दिया जाए, अगर ऐसा ही होता रहा तो मैं आप लोगों को कहूंगी कि ड्रम, तीर और कमान से केंद्र सरकार के अत्याचार का विरोध कीजिए। ममता ने आगे केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मैंने कुछ साल पहले पीएम मोदी से फंड रिलीज करने को कहा था, क्या मुझे उनके पैरों में पड़कर भीख मांगनी चाहिए? हमें पैसा दीजिए या फिर सरकार छोड़ दीजिए। अगर आप हमें पैसा नहीं देंगे तो लोग आपको जीएसटी भी नहीं देंगे। इसी के साथ जनसभा के बाद सीएम ममता बनर्जी एक गांव पहुंची और इस आदिवासी गांव में ममता ने लोगों की समस्या सुनी और एक 3 महीने के बच्चे को उन्होंने अपने गोद में भी लिया। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दोस्तों ये बड़ी खबर आ रही है ईवीएम से जुड़ी हुई। लोकसभा इलेक्शन 2024 से पहले ईवीएम में वीवीपैट व्यवस्था की जांच की है जरूरत और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे बीजेपी के अपने ही नेता। जी हां दोस्तों, बीजेपी नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ईवीएम से होने वाली वोटिंग में वीवीपैट के इस्तेमाल को लेकर सवाल खड़ा कर दिया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि 2014 में उनकी एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने भी माना था कि ईवीएम में धांधली हो सकती है। स्वामी की मांग है कि लोकसभा चुनाव से पहले ईवीएम में वीवीपैट व्यवस्था की जांच की जाए। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि चुनाव आयोग ने कुछ प्रक्रियात्मक बदलाव किए हैं जिनके जांच करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ईवीएम से होती है धांधली और इसीलिए इसकी जांच करने की आवश्यकता है? तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइए।